बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय लेकर आते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में, जिस पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से हमारी चर्चा होती है। लेकिन इसके साथ साथ इस विषय पर आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए या ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपके सवाल हम तक पहुंचते हैं और उन सवालों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के विषय के बारे में पहले बता दें, जिस विषय पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा बेमौसमी सब्जियों की खेती और इसके साथ ही कृषि उद्यमिता विकास। इन दो विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, जिस पर आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लिये हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें पैसा नहीं लगना है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसमें इस सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इसके बाद आगे बढ़ते हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं जिनसे हम सवाल करेंगे और जिनसे हमें जवाब मिलेंगे, उन मेहमानों का आपके साथ हम परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा, नई दिल्ली से। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए डॉक्टर बलराज सिंह, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जुबनेर, राजस्थान से। डॉक्टर बलराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और बेमौसमी जो सब्जियां हैं उनकी खेती की बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियों की खेती अगर किसान करे तो उन्हें क्या लाभ है, क्या फायदा है? किसान भाई जो आमतौर पर खेती करते हैं और जो जैसे परंपरागत तरीके से खेती होती आ रही है, उसमें जो सब्जियों की खेती होती है मेन सीजन में ही सारे किसान एक साथ करते हैं जी। और अभी जो वातावरण का जो पोजीशन है उस स्थिति में बाहर में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, इनको हम बाहर कर नहीं सकते, खीरा, क्योंकि इसमें वायरस की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन परिस्थितियों में हम अगर इसको पॉली हाउस के अंदर या इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर करते हैं तो किसान भाई एक तो वायरस से भी बच जाते हैं, साथ ही साथ उसमें अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां ऐसी है जो कि बाहर के अपेक्षा 4 से 5 गुना तक ज्यादा उत्पादन देती है। और साथ ही साथ स्वस्थ नर्सरी भी हम तैयार करके और एक अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेमौसमी सब्जियों की खेती से काफी फायदा आपको हो सकता है और किस तरह से आप ये खेती करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बेमौसम सब्जियों की खेती का सीधा सा मतलब उन सब्जियों से है जो मौजूदा समय में खेतों में नहीं लगाई जाती, लेकिन बाजार में उनका अच्छा दाम मिलता है। इस स्थिति का लाभ लेने के लिए किसान संरक्षित खेती तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सब्जियों को खुले खेत में न उगाकर पॉली हाउस या नेट हाउस में उगाया जाता है। संरक्षित खेती में किसान ज्यादातर खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, ब्रोकली, विदेशी सब्जियां उगा सकते हैं, जिनका बाजार में बढ़िया दाम मिलता है। हालांकि पॉली हाउस में सब्जियां उगाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार ये संरचना बना लेने के बाद लंबे समय तक लाभ लिया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जिसमें पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है।
इस तकनीक में तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बलराज का रुख करते हैं। डॉक्टर बलराज, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र जो है वो इन दिनों काफी तरक्की कर रहा है और बहुत से जो युवा है उस क्षेत्र से जुड़ने लगे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो कृषि उद्यमिता है उसमें किस तरह की संभावनाएं इस वक्त आपको नजर आ रही है इस क्षेत्र में? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। जहां तक कृषि में उद्यम की बात है तो बहुत सारे मैडम ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, जिनमें अगर युवा आगे आए और कृषि उद्यम लगाने की बात करें तो निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होगा। और वैसे भी मैं बताना चाहूंगा, ये जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है पोषक अनाजों के लिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ऐसे में जैसे बाजरा है, जवार है, रागी है, मुंडवा है, सावा है, कोदो है, ये सारे मिलेट्स हैं। इनमें ही अगर हम वैल्यू एडिशन कर लें, बाजरे की बात करें तो बाजरे में बहुत सारा वैल्यू एडिशन हो सकता है। आप उसके चिप्स बना सकते हो, उसके कुरकुरे बना सकते हो, आप उसके लड्डू बना सकते हो, उसके केक बनाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरी फसलों के अंदर भी, बागवानी फसलें हैं उनमें वैल्यू एडिशन की बहुत गुंजाइश है। तो कहीं न कहीं चाहे आप उसका जूस बनाए, चाहे आप उसकी जेली बनाए, चाहे जैम बनाए। अब जैसे बहुतायत में अमरूद होता है उत्तर प्रदेश के कई भागों में, राजस्थान में भी सवाई माधोपुर में काफी अमरूद का उत्पादन है, लेकिन किसान को अगर भाव नहीं मिलता और उसको लगता है कि उसकी वैरायटी प्रोसेसिंग टाइप है, तो निश्चित रूप से उससे जूस भी बन सकता है, उससे जेली भी बन सकती है। इसी प्रकार से जैसे आज राजस्थान में जो अनार का क्षेत्रफल है वो लगभग 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में कई बार जब ज्यादा आवक होती है तो किसानों को ज्यादा भाव नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रोसेसिंग होना, प्रोसेसिंग के अंदर बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है। मूल्य संवर्धन के जरिए जो है अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं किसान और इससे बहुत ही अच्छी आमदनी उन्हें हासिल हो सकती है। लेकिन इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि सफलता मिले, इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किसान खेती के साथ साथ एग्री स्टार्टअप कर सकते हैं। बागवानी, पशुपालन, वानिकी, मूल्य संवर्धन, तालाब में मछली पालन और डेयरी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्वरोजगार की काफी संभावनाएं हैं। डेयरी क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप न सिर्फ दूध बेचकर बल्कि दूध का मूल्य संवर्धन करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है। ऐसे में दूध का मूल्य संवर्धन करना मुनाफे का सौदा बन सकता है। सरकार भी कृषि उद्यमिता को काफी बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका फायदा लेकर युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहायता करती है। इस योजना के तहत सरकार ने कृषि से जुड़े 923 स्टार्टअप को सहायता अनुदान दिया। वहीं सरकार इस क्षेत्र में महिलाओं को खासा सहयोग कर रही है। 2021-22 में महिला उद्यमियों की 500% की वृद्धि हुई है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं को 24,800 करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि स्टार्टअप में महिलाओं का नेतृत्व बढ़कर 46% से ज्यादा हो गया है। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए कोई खास उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, तो कृषि स्टार्टअप्स की संभावनाओं से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल थे जी। पहला सवाल ये था कि बेमौसम जो सब्जी की खेती है उसमें अभी पॉली हाउस में कौन सी हम सब्जी लगा सकते हैं, उचित समय अभी कौन सी सब्जी का चल रहा है। दूसरा सवाल ये था जो आज का विषय है, दूसरा विषय उस समय जानना चाह रहा था कि आलू कि जैसे दाम अभी कम है तो उसको हम दूसरे तरीके से कैसे बेच सकते हैं, या फिर इस साल नहीं तो अगली साल से हम क्या ऐसा करें आलू को जिसमें हमारा अच्छा दाम मिल सके। अच्छा,
ठीक है, बिल्कुल। दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। पहले डॉक्टर राकेश आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए कि पॉली हाउस में इस वक्त कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें ली जा सकती है? इस समय जो है पॉली हाउस में आप टमाटर है और जो खासकर जो खीरा है उसकी हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, तो थोड़ा अभी एक सप्ताह के बाद आप उसकी सोइंग सीधे आप उसमें बेड बना के कर सकते हैं। और टमाटर की भी खेती आप अगर आपने पहले अगर प्लास्टिक से जहाँ पे संरक्षित अवस्था में आपने पौध तैयार कर रखी हो, तो वो पौधों को भी आप उसमें ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक आलू की बात है, आलू की बुआई के पूर्व जो आपने सवाल किया कि उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो आपने एक तो सबसे पहले प्रजाति का चुनाव बहुत जरूरी हो जाता है। तो जहाँ से भी हैं आप, वहाँ आसपास के जो भी संस्थाएं हैं आप वहाँ से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आलू में जो अगर कोई बीमारी है, जैसे पिछले वर्ष उसमें लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट आई हो, अगर ऐसा बीज लगाते हैं तो दोबारा से पुनः आने की संभावना रहती है। तो आप एक तो जहाँ से भी ले, एक जो प्रमाणित संस्था है वहाँ से आप बीज का चुनाव करें। और बीज लगाने से पूर्व आप उसकी बीजोपचार जरूर करें। फफूंदनाशी से आपने बीज का उपचार करना है, फिर उसको आप लगाएं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपने जो प्रजाति, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पुरानी प्रजातियों का ही पुनः कई एक बार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुफरी द्वारा बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे आपको एक नई प्रजाति जो कुफरी नीलकंठ है, कुफरी गौरव, गरिमा, ऐसी कुफरी किरण है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आई है, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है जी, तो इसको लगा सकते हैं जी, इसका चुनाव किया जा सकता है। तो विपिन जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव आपको मिले हैं इस पर आप अमल भी जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम जी। हम ये जानना चाहते हैं कि कृषि उद्यमिता विकास के अंतर्गत सरकार जो है किस किस उद्योग के लिए ऋण देती है, लोन देती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर बलराज बताएं। बिल्कुल मैडम, देखिए कृषि उद्यम के लिए जितने भी वो है उनके लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, सरकारी संस्थान है या गैर सरकारी संस्थान है, दोनों तरीके की उनमें मदद है, आर्थिक मदद है। आप वैल्यू एडिशन करते हैं, आप प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सेज हो, सबके अंदर। और यहां तक कि आप कोई वेयर हाउस बनाते हैं, आप कोई स्टोरेज बनाते हैं, उसके ऊपर भी वो है। तो निश्चित रूप से कृषि उद्यमिता में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनकी आप जानकारी लेके आगे बढ़ सकते हैं। और बैंकों द्वारा इस प्रकार की इकाइयां स्थापित करने के लिए भी बहुत आर्थिक मदद दी जाती है। ये आर्थिक मदद जो हमारी सब्सिडी है, जो अनुदान है, उसके अतिरिक्त है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी। जी जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे उद्यम हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है और सरकार की योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। आनंद जी, उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा और इसी तरह से फोन लाइन के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल के जरिए भी इस कार्यक्रम के दौरान भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप सवाल भेजें, अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं जुड़े हुए। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ जो बेमौसम की सब्जी पैदा की जाती है, तो ऐसी दशा में जो हम प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, जिसमें रासायनिक का खाद का कम उपयोग, जहरीली दवाएं न डालें, तो क्या ये उसमें संभव है? जी, आइए जानते हैं। डॉक्टर राकेश बताएं कि बेमौसमी सब्जियों की खेती क्या प्राकृतिक तरीके से संभव है? देखिए, उसमें क्या है कि हमने एक तो जो भी जहाँ पे भी कर रहे हैं बेमौसमी सब्जी खेती आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी तापमान बढ़ने के साथ साथ कीट और बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ेगा। तो आपने शुरुआती दौर से, क्योंकि क्या होता है किसान भाई किस खेत में जो मॉनिटरिंग बहुत देरी से करते हैं, अगर उनको एक दो कीड़े भी दिखाई देता है तो उसको इग्नोर करते हैं, बाद में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जिससे हम रसायन की ओर जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक तो हम शुरुआत में, जैसे आज का जो टॉपिक है बेमौसम सब्जियों खेती का,
एक तो आपने जो भी पौध हो उसको आप इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस के अंदर करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि पौध से ही मेन खेत तक जाता है। तो अपने को शुरुआती अवस्था में, नर्सरी अवस्था में, एक तो हमें कीट और बीमारियों से उसको बचाना है। जैसे हम इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस की बात करते हैं, तो अगर उसमें आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आपका स्वस्थ और सुरक्षित पौधा तैयार होगा। साथ ही साथ जहां पे भी आप लगाते हो उस जगह पे आप जो भी जैविक फफूंदनाशी है उनको उपचारित करके आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं वहां पे। और जब भी आपको ये लगे आपकी हमें थोड़ी सी कोई कीट और बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है, एक तो जिस पौधे में प्रभावित है उसको इमीडिएट उस अपने खेत से हटा दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ जो नीम आधारित या जो भी जैविक रसायन, जैविक जो कीटनाशक और फफूंदनाशी उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे हम, क्योंकि ये दिक्कत जब आती है जब अंडा से जब एडल्ट की ओर जब कीट आ जाता है उस टाइम हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि बचाव के उपाय पहले ही अपनाने होंगे अगर आप रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं तो। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बेमौसमी सब्जियों की खेती और इसके साथ ही कृषि उद्यमिता विकास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए आप ईमेल भी भेज सकते हैं और सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे ईमेल आने शुरू भी हो गए हैं, तो कुछ सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। नीरज चतुर्वेदी जी ने सवाल पूछा है, हालांकि इन्होंने अपने स्थान का नाम नहीं लिखा है, स्थान भी जरूर लिखें। इनका सवाल है कि जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी दीजिए और क्या सरकार द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें किसी तरह की फीस भी लगती है या नहीं। तो डॉक्टर बलराज बताएं। की बात है मैडम, बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र देश में बहुत सारे हैं, 700 के लगभग हैं। शायद अब सब जगह व्यवस्था है इस तरीके के प्रशिक्षण देने की और उसमें कोई फीस भी नहीं लगती। ऐसा किसानों के लिए या युवा है वो किसान के रूप में अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो जैविक खेती के बारे में या फिर कृषि विश्वविद्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। आप जिस कृषि विश्वविद्यालय के नजदीक है उनसे आप संपर्क स्थापित करें। और कई जगह अब आजकल जैविक खेती के केंद्र भी स्थापित हो गए हैं जी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको निःशुल्क जो है उस विषय पे प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। ओम प्रकाश जी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी जी ओम प्रकाश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज कृपया बंद रखिएगा। जी बताएं। हाँ मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ
तो जो पूसा इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो गवर्नमेंट की सम्मानित संस्था है, वहाँ से उसका क्या एड्रेस है, हम वहाँ से बीज खरीदना चाहते हैं, चाहे सब्जी हो, अनाज, मोटे अनाज या पतले अनाज, जो भी अनाज है, या फूलों के बीज खरीदना चाहते हैं। और दुकानों से खरीदते हैं मार्केट के, तो वो खराब बीज दे देते हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं था, या इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें कोई मतलब सही बीज कहाँ से, विश्वसनीय बीज हम कहाँ से खरीदें? कोई एड्रेस बताइए कोई दिल्ली में। मैं जवाब देना चाहूंगा मैडम इनको, बताएं। देखिए, ये खराब बीज की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे को सुनाई दिया। जी जी। तो आप प्रमाणित स्रोत से, आप दिल्ली में बैठे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के नाम से जाना जाता है, देश में प्रख्यात है, विदेश में प्रख्यात है। जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, राष्ट्रीय बीज निगम, वो भी पूसा के कैंपस में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो प्रमाणित स्रोत है उन्हीं से बीज लें, कहीं से ऐसे बीज ना लें। जब प्रमाणित स्रोत से आप IRI से बीज लेंगे, पूसा से, या NSC से बीज लेंगे, या कृषि विश्वविद्यालयों से बीज लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रमाणित बीज मिलेगा और उस बीज में कोई खराब वो नहीं निकलेगी। और अगर आप कहीं से लेते भी हैं प्राइवेट से बीज, तो निश्चित रूप से आप लें, लेकिन उसके साथ आप उसकी जो कैश मेमो है, जो आप पेमेंट करते हैं, वो जरूर आप प्राप्त करें, ताकि अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका आप फिर आपकी प्रोटेक्शन रहे कंज्यूमर एक्ट के अंदर। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जी डॉक्टर बलराज, यही से मेरा दूसरा सवाल आपके लिए है कि जो किसान है, कई किसान है जो बीज उत्पादन से भी जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, क्या ऐसे किसान अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें उद्यमिता की संभावनाएं आपको नजर आती है? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आज तो मैडम जैसे अभी बात चल रही है ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन की, दूसरा विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो निश्चित रूप से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जितनी भी किस्में, जैसे बीज रहित खीरा है, चेरी टमाटर है, या बड़े बड़ा टमाटर है, या लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च है, ये सारी हम इनको बोलते हैं हाई वैल्यू वेजिटेबल्स। इनके बीज बहुत महंगे हैं, लेकिन पहले क्या था, जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे, सरकारी संस्थान, उनसे किस्में नहीं थी। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हमने पूसा नंबर 6 वैरायटी नंबर दी है, 6 नंबर। अब प्राइवेट कंपनियां जो बीज को मान लिया बेच रही है, कोई 4 रुपए का, कोई 6 रुपए का, कोई 8 रुपए का, कोई 10 रुपए का। आप जाइए, युवा सामने आए और जो MOU साइन करे IRI के साथ, और उसके पेरेंट्स खरीद लें और सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ले, पूरी टेक्नोलॉजी है, और वो पैदा करें हाई वैल्यू वेजिटेबल्स का। और उनमें लागत, जैसे मैं खीरे की बात कर रहा हूँ, 1 रुपए से ज्यादा की लागत नहीं आएगी एक बीज पैदा करने में। अगर वो किसान को 2 रुपए का भी बीज बेचता है, तो उसको 1 रुपया शुद्ध लाभ होगा एक बीज के ऊपर। यानी कि बहुत ही अच्छी संभावनाएं बीज उत्पादन में है, थोड़ा से प्रशिक्षण लेकर ही। जी जी। जो दूसरी क्रॉप्स है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, इसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि दूसरी क्रॉप्स है, चाहे वो गाजर है, चाहे वो आपकी प्याज है, इनका सीड प्रोडक्शन भी करते हैं, मटर का सीड प्रोडक्शन करते हैं, पालक का सीड प्रोडक्शन करते हैं, या कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इन सब का सीड प्रोडक्शन करते हैं। वो भी उद्यम के रूप में आएगा, और अच्छी क्वालिटी की पहले। लेकिन वही बात है, जैसे पहले सवाल पूछा था प्रशिक्षण की बात, तो इसमें आपको स्किल, आपको तकनीकी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कि एक बिल्कुल बहुत हाईली स्किल्ड आदमी इसको कर सकता है सीड प्रोडक्शन को। और तो प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है अगर बीज उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं और इसका स्टार्टअप अगर शुरू करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि उससे पहले प्रशिक्षण ले लें। बहरहाल जी, डॉक्टर बलराज आपका दोबारा रुक करूंगी, लेकिन कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ईमेल और सवाल लगातार हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है लक्ष्मण राय जी ने, और इनका सवाल ये है कि लौकी का पौधा फल फूल आने से पहले ही सूखने लगता है, क्या करें? तो डॉक्टर राकेश, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? लौकी के पौधे में सबसे एक परेशानी आती है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। जैसे ही फूल लगता है उसी टाइम अगर किसान भाई इसको वॉच करे कि पीले रंग की तितलियां जो है उड़ना शुरू कर देती है और उसी समय अंडा दे देती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही फूल से फल बनता है, जब उंगली फिंगर साइज का होता है तो वो काला बन के और झड़ जाता है। तो किसान भाई को मैंने बताया शुरू में ही हमें मॉनिटरिंग के में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं। अपने खेत में 1 एकड़ में 4-5 जगह पे अगर फेरोमोन ट्रैप्स डाल देते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है कि हमारे खेत में जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक हो गया। तो आप उसी समय
कोई भी नीम ऑयल या कोई भी जो दवाइयां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसानी से उस अवस्था में फ्रूट फ्लाई का आप कंट्रोल करके और अपने जो घिया और जो लौकी वाली फसल है उसको बचा सकते हैं। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर प्रसाद पटेल जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी, हर प्रसाद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मेरे जी पूछिए अपना सवाल। ये है कि बैगन और बैगन कौन सा लगाएं हम? ठीक है, बैगन की कौन सी प्रजाति आप लगा सकते हैं जानना चाहते हैं, बताएं डॉक्टर राकेश। बैगन की प्रजाति जो हमारा यहाँ पे पूसा उत्तम बहुत अच्छी वैरायटी है, पूसा पर्पल लॉन्ग भी है। और आपके यहाँ आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप अपने पास में जो भी आपका कृषि संस्था है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियां हैं खासकर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रजातियां विकसित की गई है, तो आप अपने जो आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है या जो विश्वविद्यालय है वहां से आप संपर्क कर लें। साथ ही कुछ ऐसे निजी कंपनियां हैं जो कि सर ने भी आपको बताया था कि किसान भाई जो सब्जियों की लगा सकते हैं जो अच्छा उत्पादन दे सकता है, तो आप कुछ निजी कंपनियों के भी आपके यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहां से लेके आप जो पक्का बिल है उसको लेके आप लगा सकते हैं। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बलराज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि ये जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष हम मना रहे हैं। जी डॉक्टर बलराज बताएं। हाँ, कि आपकी मार्केट जहाँ पे आप बैंगन की खेती करना चाहते हैं वहाँ पे किस प्रकार का बाजार के अंदर बैंगन पसंद किया जाता है उपभोक्ता द्वारा। कई जगह छोटा चलता है बहुत, कई जगह बड़ा बढ़ते वाला चलता है, कई जगह जैसे बिहार वगैरह में हरा चलता है, कई जगह सफेद किस्म का बैंगन चलता है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप जहाँ बैंगन की खेती करना चाहते हैं वहाँ पे मार्केट डिमांड कैसी है, किस क्वालिटी का कौन सी वैरायटी चल सकती है। जी जी बिल्कुल, बैंगन की बात हो गई। अब मोटे अनाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर बलराज, बताएं कि जो मोटे अनाज है जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है इस साल हम मना रहे हैं, इससे जुड़े हुए किस तरह के कृषि स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं? बिल्कुल मैडम, देखिए जहां तक मिलेट्स की बात है, इनको पोषक अनाज भी बोलते हैं क्योंकि इनके न्यूट्रिटिव वैल्यू न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें बाजरा है, जवार है, रागी है, मुंडवा है, सांवा है, कोदो है, ये सब मिलेट्स हैं। तो बाजरे की जब बात करते हैं तो बाजरे का बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है देश में। राजस्थान उसमें अग्रणी प्रदेश है, गुजरात भी है, दक्षिण भारत में भी होता है। जवार का बहुत बड़ा क्षेत्रफल महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर भी है और कर्नाटक और तमिलनाडु तक है। तो जहां भी अगर जैसे बाजरे की बात करें तो बाजरे में बहुत प्रोसेसिंग हो सकती है, वैल्यू एडिशन हो सकता है बाजरे में। एक हमने अभी जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है रारी दुर्गापुरा से हमने बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज तैयार की हैं, आरएचबी 233 और आरएचबी 234, और इनमें जिंक और आयरन की मात्रा जो मापदंड है, जो स्टैंडर्ड है, उनसे कहीं ज्यादा है, दुगनी के लगभग है, और इनकी उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो बस एक ही है कि आप क्या बनाना चाहेंगे। आप बाजरे से लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ मिला के, आप बाजरे से बिस्किट्स बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, कुरकुरे बना सकते हैं, फ्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है, उसके लिए आपको बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। और एक टेक्नोलॉजी और कि बाजरा जब तक साबुत रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे उसका आटा बनाते हैं तो उसमें एक एंजाइम होता है जो उसमें खट्टापन लाता है, जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। उसको कम करने के भी कई तरीके पूसा संस्थान का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री उसने इजाद किए हैं, ऑलरेडी भी कई तरीके हैं, उनको शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो प्रशिक्षण लेकर ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। जी माफ कीजिएगा डॉक्टर बलराज, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रंजीत पटेल जी होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रंजीत जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में देरी होगी। रंजीत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो रंजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर दें कृपया। जी मैडम जी सुना रही है। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी सुना पा रही है। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए अपना सवाल।
मैडम ये पूछना चाहता हूँ, प्रशिक्षण करना चाहता हूँ जैविक खेती का और पशुपालन का, कहाँ से होगा? जी बताएं डॉक्टर बलराज। क्या सवाल है मैडम इनका? जैविक खेती और पशुपालन। जी पशुपालन पे तो आप अपने निकटतम कृषि विश्वविद्यालय या पशु विश्वविद्यालय उससे संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक जैविक खेती की बात है, पहले भी हमने बताया है कि आजकल इस प्रकार का प्रशिक्षण लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर दिया जाता है। इस पर बहुत जोर है। जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती के ऊपर भी अब केंद्र सरकार का काफी ध्यान है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, आप महाराष्ट्र से शायद बोल रहे हैं, तो आप वहां से संपर्क करें और निश्चित रूप से इसमें आप पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो रंजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल और यहाँ पर शामिल करते हैं। एक सवाल है जो हमारे पास भेजा है सागर तिवारी जी ने औरैया उत्तर प्रदेश से, और ऐसा ही सवाल भेजा है इंस्टाग्राम के जरिए भी देवकांत शर्मा जी ने। और ये सवाल है कि आलू में झुलसा रोग हो रहा है, इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टर राकेश क्या सुझाव देंगे आप इन्हें झुलसा रोग से निजात पाने के लिए? जी, ये आलू की प्रमुख बीमारी है, जो कि हमारा जैसे ही तापमान बहुत कम होता है उस अवस्था में इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अगर किसान भाई का फसल 90 दिन के आसपास हो गया हो, तो आपने जो है मैनकोजेब और मेटालेक्जिल का जो कॉम्बिनेशन में MZ78 आता है, आप उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, तो आपका बहुत ही उस बीमारी से जो है आप निजात पा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। मुकेश कुमार जी ने सवाल भेजा है। जी, एक तो बीज रोग रहित होना चाहिए इनके लिए, और दूसरा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये समस्या क्रॉप रोटेशन ना अपनाने से भी आती है और बीज के थ्रू भी आती है, लेट ब्लाइट जो है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। मुकेश कुमार जी ने सवाल भेजा है कि भिंडी की खेती क्या इस समय कर सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो किस प्रजाति का चुनाव करें? अभी जो है भिंडी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ रहा। अभी तापमान थोड़ा कम है, तो आप जो है भिंडी की खेती के लिए जैसे फरवरी का प्रथम सप्ताह या 15 फरवरी के बाद से आप आसानी से खेत में लगा सकते हैं। इसका तापमान जो है जैसे ही आपका 20 से ऊपर जाता है, तो आप निश्चित रूप से भिंडी खेती कर सकते हैं। और भिंडी की जो सबसे अच्छी वैरायटी अभी आज के रेट में परफॉर्म कर रही है, पूसा की पूसा भिंडी 5 है। इसके अलावा अर्का अनामिका और भी हमारे जो निजी कंपनियां है, बहुत सारे की हाइब्रिड्स भी आती है, आप उनको भी लगा के अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं।
खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बेमौसमी सब्जियों की खेती और कृषि उद्यमिता विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों ही विषय हैं। इनके बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए आप ईमेल भी भेज सकते हैं। अपने सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इनके जरिए भी हमारे पास अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहां पर लेते हैं। शिव कुमार जी बहराइच उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिव जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो शिव जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी शिव जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये टमाटर खेती जो है हमारा, तो पत्ती ऊपर वाला पत्ती जो है वो सिकुड़ रहा है, मुलायम पत्ती ऊपर का जो है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राकेश, ये किस रोग के लक्षण नजर आ रहे हैं और क्या उपाय अपनाएं? जो पत्तियां मुड़ रही है इसके तो जो मेन कारण होते हैं जो व्हाइट फ्लाई होता है। अगर किसान भाई ने लगाया, अगर खुले में अगर खेती कर रहे हैं तो उस अवस्था में व्हाइट फ्लाई का ज्यादा प्रकोप होता है। तो किसान भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे हम लोग अभी आज का विषय है जो बेमौसम सब्जियों खेती, कुछ संरक्षित अवस्था में भी अगर आप करते हैं, बेशक आप एरिया थोड़ा सा कर लें, उस अवस्था में करते हैं तो आपकी एक तो टमाटर अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन भी होगा। अगर आपने खुले खेत में करते हैं तो आपने हमेशा ध्यान देना है, एक तो हमें जो भी प्रजाति का आप चुनाव करें, वो बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं जो कि वायरस के प्रति भी अवरोधी प्रजातियां हैं, तो आप उन प्रजातियों का चुनाव करें। साथ ही साथ शुरुआती अवस्था में ये हो सकता है कि अभी क्योंकि आपने लगाया होगा तो अगर मुलायम पत्तियों में ये मरूड़ी आ रहा है तो आपने, मैंने जैसे पहले भी चर्चा किया था कि आप इसको जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस या जो संरक्षित संरचना है उसमें आप नर्सरी तैयार करें। क्योंकि अगर नर्सरी में कोई नर्सरी से ही अगर वायरस आ जाता है तो हमारा मुख्य खेत पे भी ये परेशानी बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था में आप जो है इमिडाक्लोप्रिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में आप स्प्रे करेंगे तो जो अन्य फसलें हैं वो बच सकती है। और जो पौधे अफेक्टेड है, अगर 1-2 पौधे अफेक्टेड है तो आप उसको खेत से निकाल के कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। और ये इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml 3 लीटर पानी में अगर स्प्रे करेंगे तो हमारी बाकी फसलें जो है बच सकती है। बिल्कुल। तो शिव जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे, इससे आपको समस्या से निजात भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर बलराज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे में अगर महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ना चाहती हैं और उद्यम शुरू करना चाहती है तो क्या उनके लिए किसी तरह की विशेष व्यवस्था है? उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम, महिलाएं एक तो जो कर सकती हैं सब्जियों की पौध उत्पादन में जी बहुत बड़ा स्कोप है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी, उसको कई जगह महिलाएं अपना रही हैं और वो प्री ऑर्डर बेसिस पे नर्सरी सप्लाई कर सकती है। वो भी एक उद्यम है। उसमें भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की मार्फत जो MIDH है उसमें मदद है। दूसरा, आप जो उदाहरण लेंगे सोनीपत का, जो बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की प्रोसेसिंग का और कैनिंग का, वो भी एक ऐसा उदाहरण है जिसको महिलाएं निश्चित रूप से अपना सकती हैं। बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर तीसरी चीज आती है मिल्क से रिलेटेड कि अगर आपका दूध है, चाहे बकरी का दूध हो, चाहे वो गाय का हो, गिर गाय का हो या भैंस का दूध हो, उसमें किस तरीके से प्रोसेसिंग हो सकती है, तो ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी महिलाएं संभाल सकती हैं, चला सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं कि पशुपालन के साथ या नर्सरी का, मैंने वेजिटेबल्स का आपको बताया, या जो आपका प्रोसेसिंग का बताया, इसका मिल्क का, तो एक वैल्यू चेन भी बन सकती है इसमें। और कई ऐसी सफल कहानियां भी हैं जिनमें सफल, जैसे बकरी के दूध की एक बहुत अच्छी वैल्यू चेन बनी हुई है। तो इस प्रकार से महिलाएं इसमें ज्यादा योगदान दे सकती है सब्जियों के मामले में।
या मिल्क प्रोसेसिंग में। तो कई सफलता की कहानियां हैं और जो महिलाएं हैं वो मिसाल कायम कर रही हैं। जी डॉक्टर बलराज, दोबारा आपका रुख करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के उनका सवाल लेते हैं। सतीश यादव जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सतीश जी, टीवी की आवाज बंद कर दे, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी। हेलो जी सतीश जी, बताएं। हाँ नमस्ते जी नमस्कार। मिर्चा लगाना चाहता हूँ मैं। जी मिर्चा की खेती करना चाहता हूँ, तो अभी कौन सा प्रजाति का करना चाहिए? 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा? ठीक है, मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो कितना बीज दर जो है उसे लेना है और साथ ही कौन सी प्रजाति का चुनाव करे जानना चाहते हैं, बताएं डॉक्टर राकेश जी। अपने यहाँ जो क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी नर्सरी भी स्थापित की हुई है। अगर आप खुद नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आपने जो आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ से आप जाकर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बीज की उपलब्धता, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे पूसा संस्थान से आप पूसा की सदाबहार वैरायटी है, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां जो कि आप मिल सकता है। लेकिन आप ये कोशिश करें कि अगर आपने खुद नर्सरी बनानी है तो आप वहाँ आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है वहां से संपर्क कर लीजिए। और खासकर जो रायपुर का एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसका ऑलरेडी नर्सरी बनाती है, तो उसका वहां से भी आप लेके खेती कर सकते हैं। जी तो सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिर्च की खेती से जुड़ा हुआ एक और सवाल आया है जो कि ईमेल के जरिए आया है और इनकी समस्या ये है, मनीष राजौरा जी ने भेजा है सवाल सिरसा हरियाणा से। इन्होंने तस्वीरें भी भेजी है ईमेल में जिसमें ये बता भी रहे हैं कि मिर्च के जो पत्ते हैं वो जले जैसे हैं और कुछ मिर्च भी लगे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि वो भी जले हुए लग रहे हैं। तो इनकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर राकेश, और इन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? अगर वो जले हुए अवस्था में है, क्योंकि अगर अभी स्टैंडिंग क्रॉप होगा, अगर खड़ी क्रॉप होगा जी जी, तो एक तो हमारा जो अभी कुछ दिन पहले टेम्परेचर बहुत लो चला गया था तो उसमें पाला का प्रकोप आया होगा। तो उस अवस्था में किसान भाई को, जो पहले भी हम लोग समय समय पे जो भी मैसेज होते हैं किसानों को देते हैं कि आप जब पाला पड़ने का समय होता है उस टाइम पानी का आप खेतों में हल्की सिंचाई करें, साथ ही साथ 2 ग्राम सल्फर का आप स्प्रे करते हैं तो हम पाले से अपने फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कुछ समस्याएं और भी आती है, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मरोड़िया का, जिसमें सफेद मक्खी का ज्यादा प्रकोप होता है, उस अवस्था में भी पत्तियां सिकुड़ के और छोटी हो जाती है। तो इन बातों का भी हमने दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो अभी सर्दी थी उसमें सर्दी से हम कैसे फसलों को बचा सकते हैं, साथ ही साथ अगर वायरस है तो उसका भी हमें निराकरण करना होगा। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बलराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आज इस कार्यक्रम में हम पॉली हाउस में खेती की बात तो कर ही रहे हैं, इस तरह की और भी कई नई तकनीकें हैं जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, पॉली हाउस है। ये जो नई तकनीकें आ रही हैं इनसे जुड़े हुए क्या कृषि उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम, देखिए जहां तक हाइड्रोपोनिक्स की एरोपोनिक्स की बात है, जी जी, हाइड्रोपोनिक्स से एक सीमा तक किया जा सकता है अगर कहीं उच्च बाजार उपलब्ध है, जैसे बड़े शहरों के चारों तरफ उस चीज को किया जा सकता है। अगर मार्केट उच्च बाजार उपलब्ध है तो उसमें आप जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। वरना एरोपोनिक्स की जहां तक बात है जी, इसका सफलतम जो मॉडल है वो है मिनी ट्यूबर प्रोडक्शन। पोटैटो के अंदर आलू के जो मिनी ट्यूबर्स हैं उनका उत्पादन, वायरस फ्री, डिजीज फ्री जो सीड है वो पैदा करना एरोपोनिक्स में ज्यादा सार्थक है, ज्यादा लाभदायक है। उससे क्या है, उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। जो भी नई वैरायटी आती है और इसका प्रशिक्षण लिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा युवा है, अगर वो आगे आना चाहता है तो पोटैटो ट्रेनिंग सेंटर है करनाल में, तो वहां जाकर के हरियाणा सरकार का बहुत अच्छी वहां पर सुविधा आप देखेंगे किस प्रकार से पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो गई है, बदल गई है। अब आपको पहले जैसे बात कर रहे थे आलू में बीमारी की बात कर रहे थे, तो अब नई नई वैरायटी आती है और वो तीसरे चौथे साल किसान के खेत पे होती है। पहले उन वैरायटीज को किसान तक पहुंचने में बहुत समय लगता था जी, लेकिन इसमें भी एरोपोनिक्स के जरिए मिनी ट्यूबर्स पैदा किए जा सकते हैं और वो डिजीज और वायरस फ्री होंगे
और निश्चित रूप से उसको किसानों को भी फायदा होगा और कोई ऐसा उद्यम लगाएगा तो वो तो निश्चित रूप से सीड चेन में आ जाएगा। बिल्कुल, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं और वो नई तकनीकों को धड़ल्ले से अपना भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनसे जुड़े हुए उद्यम अगर स्थापित किए जाए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल का सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। पवन सागर जी ने सवाल भेजा है बरेली उत्तर प्रदेश से। पवन सागर जी का सवाल ये है कि बेमौसमी फसलों के लिए पॉली हाउस बनाने में कितना खर्च आएगा? पॉली हाउस बनाने के लिए सरकार से कितना लोन मिल सकता है? जी डॉक्टर राकेश बताएं, कितना ऋण मिल सकता है और खर्च कैसा आता है इसमें? जी जो भी किसान भाई पॉली हाउस या इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस लगाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें, जैसा कि सर ने भी बताया कि MIDH स्कीम है जी। आप अपने जो आसपास जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां आप जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों के लिए देश में जो है MIDH स्कीम, जो एकीकृत बागवानी विकास अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को कम से कम खर्चे पे किसानों को खेत पे पॉली हाउस और इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस कैसे लगाया जा सके। तो इसके लिए सरकार के तरफ से बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे 50% तक अनुदान का वहाँ पे है। तो आप अपने जिस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं वहाँ जाके आप संपर्क करिए और अपने जो खेत और डॉक्यूमेंट्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको पूरा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे मिल सकता है। अगर आप बचे हुए जो 50% है तो बहुत सारे ऐसे बैंक है उसको आप फाइनेंस भी जो है कम उस पे ऋण पे आपको मुहैया हो सकता है। बिल्कुल, तो ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं और इससे आप जो लाभ है इनका ले सकते हैं और इसके साथ ही पॉली हाउस में आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बेमौसमी सब्जियों की खेती और कृषि उद्यमिता विकास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए आप मेल भी भेज सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुरेश चंद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सुरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक ईमेल शामिल करते हैं जो भेजा है अंकुर ठाकुर जी ने और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर बलराज, इनका सवाल ये है कि डेयरी फार्म लगाने के लिए क्या सरकार से मदद मिलती है या नहीं, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, डेयरी फार्म लगाने के लिए? जी जी, हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार की उसमें भी मदद है। तो ये अपने जो कृषि विभाग है उससे संपर्क करेंगे, जो स्थानीय वो पूरी योजना बताएंगे और डेयरी के लिए भी आजकल उद्यम के रूप में मदद मिलती है। और प्रोसेसिंग अगर करते हैं डेयरी लगाने के बाद, मिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें भी मदद मिलती है। अच्छा, ठीक है। पशुपालन से जुड़े हुए क्या कुछ संभावनाएं हैं कृषि उद्यमिता में, जानना चाहेंगे? जहां तक पशुपालन की बात है, निश्चित रूप से आप अक्षेत्र देख के कि आप वहां कोई देसी आपकी नस्ल है जो ज्यादा प्रभावशाली है जी। अभी जैसे राजस्थान में कई डेयरी चल रही है, गिर गाय का दूध ज्यादा महंगा बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख के कि कौन सी आप गाय का करना चाहते हैं, भैंस का करना चाहते हैं, बकरी का दूध, कई ऐसी सफल जो है वैल्यू चेन बनी हुई है। आपको दिल्ली तक सप्लाई हो रहा है, वहां पे उसमें प्रोसेसिंग भी है, वैल्यू एडिशन भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि आपका बाजार कौन सा है, आप किस किस चीज पे काम करना चाहते हैं, कौन सी डेयरी आप लगाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। और कृषि स्टार्टअप्स की सफलता के लिए कुछ खास टिप्स अगर आप देना चाहें चलते चलते? खास यही है कि देखिए, एक तो प्रशिक्षण, चाहे सीड प्रोडक्शन की बात हो, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स की बात हो, बाजरे का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की बात हो, प्लग ट्रे नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी की बात हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल, जो बीजीय मसाले उनसे निकालने की, ठंडी पिसाई मसालों की बात हो, सब पे पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं, पहले तो तकनीकी जानकारी, फिर वित्तीय जानकारी की कहां से मदद मिलेगी, कौन सी संस्था है जो मदद करेगी, सरकार की क्या योजनाएं, उनकी जानकारी लेके फिर आप उसको स्थापित करें तो आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर बलराज, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है हमें इस कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ ईमेल यहाँ पर जल्दी से शामिल कर लेते हैं। अंकुर सहाय जी ने सवाल पूछा है जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल है कि इस समय आलू की फसल में पत्ती पीली क्यों पड़ जाती है, इसका उपाय क्या है? जी डॉक्टर राकेश, क्या इस टाइम जो आलू की, जैसे कि अभी हम लोग पूर्व में चर्चा भी किया था, दो अवस्था हो सकती है। एक सर्दी का मौसम है, ज्यादा तापमान कम होगा तो उसमें पाले की संभावना ज्यादा रहती है, एक तो ये संभावना। और दूसरी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। अगर आपने पूरी तरीके से जो रिकमेंडेशंस है, जो सिफारिश की गई है सब्जियों में खाद जैसे डीएपी, पोटास, जिंक सल्फेट का, क्योंकि आलू जो होती है अधिक खाद चाहने वाली फसल है, तो आपने अगर मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ अगर आपको पीले ज्यादा पड़ रही है तो आप उसमें 2% का यूरिया का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो पीलापन दिखाई दे रहा है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन की ही बात हो रही है तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो पीयूष जी ने पूछा है, हालांकि अपना स्थान नहीं लिखा है इन्होंने ईमेल में। इनका सवाल ये है कि भिंडी में किस किस समय फर्टिलाइजर देना चाहिए? भिंडी में देखिए, सब्जियों में जो भी होता है, जैसे हमारा रिकमेंडेशन है कि 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद बीज लगाने से 10-15 दिन पहले हमें खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा जो हम डीएपी की जैसे बात करते हैं, डीएपी, पोटास और जिंक सल्फेट हमने बुआई के समय ही खेत में मिला देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान क्या करते हैं बाद में भी ये खादें लगाने के बाद में भी डालते हैं, लेकिन ये मिट्टी के साथ अगर नहीं मिलता है तो अच्छे तरीके से ये काम नहीं करता। हमने यूरिया का जो इस्तेमाल करना है वो स्प्लिट डोज में करने हैं। आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3-4 बार में अगर फसलों को देते हैं तो आपकी जो नाइट्रोजन और जो न्यूट्रिएंट की है जो पूर्ति होती रहती है। बहुत सारे ऐसे क्योंकि हम लोग जो अंधाधुंध खेती भी करते जा रहे हैं और उसमें हम ज्यादा खाद और उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस अवस्था में अभी ये देखने को मिल रहा है ज्यादातर जो सॉइल टेस्ट के आधार पर ये देखने को मिल रहा है फसलों में कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की, सूक्ष्म तत्वों की खासकर सब्जियों में बहुत कमी पाई जा रही है। तो आप अपने मिट्टी का भी जांच कराएं, उसके अनुसार से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जैसे मल्टीप्लेक्स या ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बाजार में,
जिसको आप स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपकी पूर्ति होती रहेगी। जी डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में जब बेमौसमी सब्जियों की खेती करते हैं तो बहुत ही नियंत्रित वातावरण में वहां पर खेती करते हैं, इसके बावजूद रोग व कीट की आशंका कितनी होती है और क्या उपाय अपनाने चाहिए किसानों को, संक्षेप में बताएं। किसान भाई को जैसे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पॉली हाउस या जो हम इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, क्योंकि ये उसमें जैसे उसका स्ट्रक्चर बना होता है, उस अवस्था में बहुत कम चांसेज होते हैं कि उसके अंदर जाने के, क्योंकि उसमें जो हम नेट हाउस की बात करेंगे तो 1 mm के में जो है उसमें 40 छेद होते हैं, 40 मैश जिसको बोलते हैं, तो उसमें सफेद मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा हम सावधानी रखें तो उसके अंदर कोई भी कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि बाहर से जो हम फसल करते हैं तो उससे 3 से 4 गुना जो है उत्पादन अधिक होता है, और उसमें जो उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी मिलती है। साथ ही साथ किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी ये बेमौसम सब्जियों में जो पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर करते हैं या शेड नेट हाउस के अंदर करते हैं, एक तो हम कीटों से बचाव भी होता है, साथ ही साथ जो आमतौर पर किसान भाई खेती करते हैं, जो एक ही साथ में सारे किसान भाई एक ही फसल लगाते हैं, जो कि बाजार में उसका मूल्य नहीं मिलता। अगर किसान भाई बेमौसम में अगर सब्जियां लगाते हैं तो उसका मूल्य भी अधिक मिलता है और आमदनी भी अच्छी प्राप्त होती है। कई फायदे हैं पॉली हाउस में खेती करने के और बेमौसमी सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो इसके। डॉक्टर राकेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से कृषि स्टार्टअप्स आप शुरू कर सकते हैं या फिर बेमौसमी सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अगला विषय रहेगा मधुमक्खी पालन और इसके साथ ही एलोवेरा की खेती। लाइव कार्यक्रम के दौरान सोमवार के दिन आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इन विषयों पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा तब तक ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan15@gmail.com पर सवाल भेजें, नाम के साथ साथ स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इनके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी आपको समय समय पर इसके जरिए मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम के जो टोल फ्री नंबर है, हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 1800113060 पर आप कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच और अपने सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।